हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पूरे समझा दिए हैं। आज एक कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या है। और तीसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि सिटीज़न किसको माना जाता है इंडिया में। ये 3 चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, तो देखो एक बात याद रखना कि कोई भी देश जो होता है कोऑर्डिनेशन से चलता है। जैसे हम लोग कौन है, इंडियन सिटीजन से। जब देश आज़ाद हुआ तो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए और मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम उन राइट्स का यूज़ ना कर पाएँ तो हम कोर्ट ऑफ लॉ से मदद ले सकते हैं। ठीक बात है। अब हम लोग क्या होता है, अपनी मर्जी से वोट डाल के एक सरकार चुनते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे फेवर में, हमारे बिहाफ में काम करे। पर सवाल ये उठता है, सरकार के लिए भी तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए ना कि वो देश में क्या क्या करे। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो बताती है गवर्नमेंट को कि क्या सही और क्या गलत है, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ये बात याद रखना। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वर्किंग की, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दी गई है। ये बात आप एकदम अच्छे से क्या करो, याद रखो, ठीक है। तो आपसे कोई भी अगर पूछता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, तो आप क्या बताओगे कि वो गाइडलाइन है जिससे गवर्नमेंट्स जो होती है, सरकारें जो होती है, वो देश को गवर्न करने का काम करती है, चलाने का काम करती हैं। ये कौन से पार्ट में कंटेंट है, पार्ट 4 में। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में। नेक्स्ट थिंग जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अगर कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में और हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई कन्फ्लिक्ट या क्लैश हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए, तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रिवेल किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने नियम लाया कि हर चीज़ को आधार से लिंक करना है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, सही बात है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और आप हर चीज़ में कंपलसरी नहीं कर सकते कि हर चीज़ को आधार से लिंक करो। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपका फंडामेंटल राइट जीत गया। हाउएवर एमसीक्यू के हिसाब से हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो 36 से लेकर 51 में आते हैं। ये गाइडलाइन है जिससे गवर्नमेंट कंट्री को लीड करती है। ये आप मार्किंग कर दो और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक बात है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मैंने आपको मतलब तो बता दिया। अब आप क्या करो, इसके कुछ फीचर्स याद रखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, ठीक है। जैसे पहला फीचर ये याद रखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो सकते क्योंकि एक सिर्फ गाइडलाइन भर है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो लेजिस्लेशन के थ्रू। लेजिस्लेशन क्या है, लॉ पार्लियामेंट में जो बनता है उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे देश में सरकार कोई भी काम करेगी तो कानून बना के ही करेगी। जैसे अभी सिटीजनशिप में थोड़ा चेंज लाया गया है तो उसके लिए CAA लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक बात है। देन बात याद रखना आप, जो डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो किसी तरह से लॉ को बदलते नहीं है, लॉ को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना, ठीक। अच्छा, कोर्ट जो है बेसिकली किसी लॉ को इसलिए अवॉइड नहीं कह सकती क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्योंकि हमने बोला है सिर्फ गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन मतलब क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि कोई कानून इसलिए गलत है क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। देन कोर्ट जो होती है सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। ये गवर्नमेंट के अंदर खुद होना चाहिए कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। कोर्ट इस चीज़ में कंपेल नहीं कर सकती। ये वाला पॉइंट जो है, कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट, इसको अच्छे से करोगे आप, एकदम ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक बात है, अगर आप ये देख दिए होगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब जैसे ये कर दिए, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। तो बचपन में जो सिविक्स से जब पढ़ते थे ना, तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ते थे, पंचायत सिस्टम बिठाना, वुमेन का प्रोटेक्शन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आप खुद देखोगे और इनमें से जो पॉइंट नहीं समझ आएगा ना, वो आप मेरे से पूछना, ठीक है। मैं आ जाता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी पे, जो मेरी समझाने वाली चीज़ है कि अगर आप भारत देश के नागरिक हो तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A है, 51A है, ये हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कोई ड्यूटी भी बना के रखा है, ठीक है। जैसे कि अधिकार मिले हैं, ठीक है ना, एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ में कोई ड्यूटीज़ भी तो हैं, उन्हें भी तो फॉलो करना चाहिए ना। तो हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। ड्यूटी नंबर 1 हमारी ये है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मानना
पड़ेगा, अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना होगा, झंडे का सम्मान करना होगा, ठीक है, नेशनल एंथम का, जन गण मन का सम्मान करना होगा। दूसरा, जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके जो आइडियाज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। देश की एकता अखंडता को बनाकर रखना है, ठीक है, अपने देश को ज़रूरत पड़ने पर बचाना है, नेशनल सर्विस देना है, देश में हार्मनी और स्पिरिट, एकता बनाकर रखनी है, ठीक है, हमारे देश का जो कल्चर है उसे हमें मेंटेन करके रखना है, अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो नदी है, तालाब है, जंगल है, ये सबको एकदम प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है, हमें साइंस की तरक्की करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हर स्फीयर या हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। ये मेन हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमें निभानी चाहिए, ठीक बात है, भूलना मत, ये आप एकदम अच्छे से याद रखोगे। आगे ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है और ध्यान रखना है, ये जो ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स पर है, गवर्नमेंट पर नहीं है। सरकार को थोड़ी ना फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करना है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है सिटीजन को फॉलो करना है। और दूसरी बात ये याद रखो, ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको खुद निभाना है। तो रिट एप्लीकेशन क्या था, मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे आप अपने फंडामेंटल राइट एनफोर्स करवाते हो, आप फंडामेंटल ड्यूटी के लिए यूज नहीं कर सकते। कौन से केस में बोला गया, ये सूर्यनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया, इसको मत भूलना, ठीक बात है। मुझे उम्मीद है अभी तक ये समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मेरे से पूछ देना कि सर ये नहीं आया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ सकते हो। अब बारी आती है सिटीजनशिप के कंसेप्ट की, सिटीजन कौन है। तो भाई एरिस्टोटल ने, आपका ने इसका नाम सुना है कि नहीं, ग्रीक फिलोसफर थे, इनको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है, ठीक है, इन्होंने बड़ी बड़ी फिलोसफीज पूरी दुनिया के लिए दी हुई है। तो इनके हिसाब से सिटीजन कौन है, तो सिटीजन कंपाउंड है जिससे स्टेट बनता है। साधारण शब्दों में सिटीजन मतलब वो लोग होते हैं जो एक जगह को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनकी सोच एक होती है और अनडिस्प्यूटेड वे में जो एक जगह को चलाते हैं, उन्हें सिटीजन बोला जाता है। ये याद रखना, स्टेट इज अ कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन, ये बात भूलना मत, ठीक। इंडिया में क्या हिसाब किताब है कि जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 है, ये बेसिकली बताता है कि इंडियन सिटीजन कौन है, ये याद रखना, ठीक है, भूलना मत इस चीज को। आर्टिकल 10 जो है वो बताता है कि पार्लियामेंट की कब सिटीजनशिप के लॉ में चेंज कर सकती है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी पढ़ना। बाकी मेन तो यही याद रखना, आर्टिकल 5 से 9 में क्या है ये बताया गया कि इंडियन सिटीजन कौन है, ठीक। अब आगे बढ़ता हूँ मैं इस चीज़ पे, ये एग्जाम में पक्का पूछेगा, 101% आप दे दो, लिखित दे दो, आपको ये पूछेगा, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ो, आर्टिकल 5 क्या कहता है सिटीजनशिप को लेकर, कौन है सिटीजन। तो ये माना जाता है कि जो इंडिया में बॉर्न हुआ, कहाँ बॉर्न हुआ, इंडियन टेरिटरी में, मतलब इंडिया की सरजमी में जो पैदा हुआ है वो, यह जिसके पेरेंट्स आइदर मदर या फादर इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए हैं, यह जो 5 साल तक इंडिया में रह देता है और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है, उसको इंडिया का सिटीजन माना जाता है। फिर रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 5 क्या बोलता है, सिटीजन कौन है, जो इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ, जिसके पेरेंट्स माँ या बाप दोनों में से कोई एक इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए हैं, या फिर जो 5 साल तक भारत में रहा है और अब यहाँ की सिटीजनशिप के अप्लाई किया है। जैसे कि अदनान सामी भाई 5 साल रहे, वो पाकिस्तान के बंदे हैं, अब उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो ये मान लिया जाएगा कि वो भारत के सिटीजन बन गए। तो ये सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट आज समझ आ गया है। अगर समझ आ गया होगा तो इसको इतना अच्छे से कर दो। अब 2 क्लास और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ख़त्म कर दे रहे हैं, बंद कर देंगे, फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी है आपके पढ़ने के लिए, आज आप ये पढ़ो, ठीक है।